Hello and welcome. This is lecture number 22. In this lecture we will talk about types of partitioning techniques. So let's start. Types of memory partitioning. To manage the user portion of main memory, there are following two approaches. The first is single partition allocation and second is मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन. एक्चुअली हमें यूज़र की प्रोसेस के लिए मेमोरी को मैनेज करना है. तो यूज़र पोर्शन जो भी मेन मेमोरी में एलोकेट होगा, उस मेन मेमोरी में यूज़र के डेटा का पोर्शन को मैनेज करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस हैं. फर्स्ट इज सिंगल पार्टीशनिंग एलोकेशन एंड सेकेंड इज, लेट्स राइट इट, single to manage the user portion of main memory. There are following two approaches. First is single partition allocation and second is multiple partition allocation. या तो हम यूज़र के डेटा स्ट्रक्चर को सिंगल पार्टीशन में एलोकेट करेंगे या हम यूज़र के डेटा स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्टीशन में एलोकेट करेंगे. एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अलग अलग पार्टीशंस की अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग साइज़ हो सकती है. तो यूज़र के पोर्शन को हमें मैनेज करना है मेन मेमोरी में. वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डूइंग दिस. फर्स्ट इज सिंगल पार्टीशन अप्रोच एंड सेकेंड इज मल्टीपल पार्टीशन अप्रोच. मल्टीपल पार्टीशन अप्रोच multiple partition allocation further divided in two categories. First is static partitioning, or you can say another word, fixed partitioning, and second is dynamic partitioning, or we can say variable partitioning. So let's talk about first single partition allocation. What kind of technique it is and how we can achieve a single partition allocation while allocating user program in primary memory. Single partition allocation. So in single partition allocation, the memory is divided in two partitions, one for resident operating system and one for user process, right? So single partition allocation में हम मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और दूसरे पार्ट में यूज़र की प्रोसेस होगी. Now in this partition, all the processes share same memory space. The reallocation register scheme is used to protect user processes from each other and from changing operating system code and data. So इस पार्टीशन में सभी प्रोसेसेस एक कॉमन शेयर मेमोरी, एक कॉमन मेमोरी स्पेस शेयर करेगी, क्योंकि सभी यूज़र के प्रोसेस एक ही एरिया में हैं. क्योंकि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में केवल दो ही एरिया है. एक एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और दूसरे एरिया में यूज़र की प्रोसेस होगी. तो यूज़र की सभी प्रोसेस उस यूज़र एरिया में शेयरिंग स्पेस पर होगी. इसी में रिलोकेशन रजिस्टर की स्कीम्स यूज़ होगी.
इसका यूज़ किया जाएगा किसी भी यूज़र के प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि यूज़र के प्रोसेस एक दूसरे से प्रोटेक्ट रहे। किसी भी एक यूज़र के प्रोसेस का डेटा स्ट्रक्चर किसी दूसरे प्रोसेस के डेटा स्ट्रक्चर से कन्फ्लिक्ट ना हो। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर रिलोकेशन रजिस्टर्स स्कीम्स, राइट। Let me focus on relocation register. What kind of register it is? So relocation register contains smallest physical address and the limit address, contains range of logical addresses where each logical address must be less than the limit register. So relocation register एक ऐसा फिजिकल एड्रेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू को रखता है, राइट। फिजिकल एड्रेस दैट मीन्स प्राइमरी मेमोरी में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर किस लोकेशन पर है वो फिजिकल एड्रेस, एंड देन लिमिट रजिस्टर, ये इस रजिस्टर की वैल्यू क्या शो करेगी, इस रजिस्टर की वैल्यू शो करेगी कि कितना डेटा हमें एक्सेस करना है, राइट। वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक अरे, यदि हम इंटीजर अरे बनाते हैं 5 एलिमेंट का या 5 इंटीजर का, so we can access the maximum value 5, right. We can access the value situated at index value 0, then 1, 2, 3 and 4. We cannot access the value situated at indexing 5, right. So एक array है जो integer का array है जिसमें 5 एलिमेंट है, हम उसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं और उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से लेके 4 तक। हम 5 इंडेक्सिंग पर या 6 इंडेक्सिंग पर अप्रोच नहीं लगा सकते, और यदि 5 या 6 इंडेक्सिंग पर यदि हम अप्रोच लगाते हैं, यार वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वैल्यूज विच आर सिचुएटेड एट इंडेक्सिंग 5 और 6 एंड मोर देन 4, सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रॉम्प्ट अस कि आप इस तरह का एक्सेसिंग नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ लिमिट रजिस्टर हियर. So relocation register contains smallest physical address and the limit register contains range of logical addresses where each logical address must be less than the limit register. तो जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो लिमिट रजिस्टर से छोटा होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए, दैट मीन्स 0 to 4 के अंदर, मे बी 4 इट इज़ ऑल्सो ओके बट नॉट मोर देन 4. In this type of partition only one user had control of entire machine. इस तरह के पार्टीशन में केवल एक यूज़र ही उस पूरी मशीन पर कंट्रोल करेगा. The resource did not need to be shared. Programmer wrote code to perform resource management. अब यदि रिसोर्स को हमें मैनेजमेंट करना है तो यूज़र को ही स्पेशली कोडिंग करनी पड़ती है. The limit register and relocation register are loaded by the dispatcher with their correct values as part of the context switch. जब भी context switch की रिक्वायरमेंट होगी, लिमिट रजिस्टर और रिलोकेशन रजिस्टर दोनों ही डिस्पैचर के थ्रू लोड होंगे प्राइमरी मेमोरी में, बिकॉज एवरी एड्रेसेस जनरेटेड बाय द CPU is checked against these register. One can protect both the operating system and other user programs and data from being modified by this running process, right? In this the relocation register schemes provide an efficient way to allow the operating system size to change dynamically. The flexibility is desirable in many situations. If a device driver is not commonly used, it is desirable to keep the code and data in main memory. Such code is sometimes called transient operating system code. Thus, using the code changes the size of the operating system during program execution. So this is actually working of limit register and relocation register in single partition allocation. Let's write it. The memory is divided into two partitions, one for the resident operating system
and other for user process. Now in this partition, all the processes share same memory space. The relocation register scheme is used to protect user processes from each other and from changing OS code and data. Relocation register contains smallest physical address, and the limit register contains range of logical addresses where each logical address must be less than the limit register. Right? Now it is enough to understand the single partition. So let's brief again. To manage the user portion of main memory, there are following two approaches. First, single partition allocation. Second, multiple partition allocation. In multiple partition allocation, again we have two different approaches: static partitioning or fixed partitioning, dynamic partitioning, and or variable partitioning. Single partition allocation is first. The memory is divided into two partitions, one for resident operating system and other one for the user process. Single partition allocation में memory divide होती है दो पार्ट में. फर्स्ट पार्ट रेसिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरा पार्ट यूज़र की प्रोसेस के लिए. इन दिस पार्टीशंस ऑल द प्रोसेस शेयर सेम मेमोरी स्पेस. इस पार्टीशन टेक्निक में यूज़र की सभी प्रोसेसेस कॉमन मेमोरी शेयर करेगी. द रिलोकेशन रजिस्टर स्कीम्स इज यूज टू प्रोटेक्ट यूज़र प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड डेटा. अब यदि एक कॉमन मेमोरी है और उसी कॉमन मेमोरी में सभी यूज़र की प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो हर यूज़र का प्रोसेस या उसका डेटा स्ट्रक्चर या उसका कॉन्टेक्स्ट सेव कैसे होगा, प्रोटेक्ट कैसे होगा. तो फॉर प्रोटेक्टिंग पर्पस वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव डिफरेंट स्कीम्स विच इज़ नोन एज रिलोकेशन रजिस्टर स्कीम्स. इस स्कीम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्टेक्स्ट चेंज करना हो या किसी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट चेंज करना हो तो रिलोकेशन रजिस्टर से वैल्यू निकाली जाती है. रिलोकेशन रजिस्टर के पास दो एड्रेस होते हैं. एक होता है इसका फिज़िकल एड्रेस और होता है लिमिट रजिस्टर. फिज़िकल एड्रेस प्राइमरी मेमोरी के एड्रेस होंगे, प्राइमरी मेमोरी के एक्चुअल एड्रेस जो हेक्साडेसिमल नोटेशन में होते हैं, और लिमिट रजिस्टर एक रेंज में काम करेंगे. तो जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है सीपीयू के थ्रू, उस लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू हमेशा लिमिट रजिस्टर से लेस देन होनी चाहिए. यदि लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से बड़े हुए तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा कि वो एड्रेस को डिकोड नहीं कर पाया या उसका फिज़िकल ट्रांसलेशन या फिज़िकल एड्रेस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाया. और यदि लॉजिकल एड्रेस के अंदर की वैल्यू जो है उसे लिमिट रजिस्टर से छोटी हुई तो लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस में ट्रांसलेशन हो जाएगा. राइट. सो एड्रेस ट्रांसलेशन के बाद ही रिलोकेशन रजिस्टर के पास एक्चुअल वैल्यू आती है कि डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है. ओके, दिस इज़ actual or single partition allocation.
Now come to the second, that is multiple partition allocation. To manage the user portion of main memory, there are following two approaches in multiple memory allocation. First is static partitioning or fixed partitioning. Second is dynamic, or which is also known as variable partitioning. So let's discuss on first static partitioning or fixed partitioning techniques. In these memory management schemes, memory is divided into fixed partitions that are not normally of the same size. So in this memory management scheme, memory is divided into fixed partitions that are not normally of the same size. फिक्स पार्टीशन होगा, मेमोरी डिवाइड होगी कई सारे पार्टीशंस में, सभी पार्टीशन की साइज फिक्स होगी बट सेम नहीं होगी. दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स. One partition is allocated to each active process in the multiprogramming set. The number of programs and the size of the partitions are maybe vary. Okay. The number and the size of partitions are fixed. There is one special partition, the system partition, in which the memory resident portion of the operating system is always stored. The rest of partitions are allocated to the user process. Right. So there is some important things. One partition is allocated to each active process. So जो भी हमने प्राइमरी मेमोरी में फिक्स पार्टीशंस बनाए हैं, हर पार्टीशन को हम एक एक्टिव प्रोसेस को एलोकेट करने वाले या करेंगे इन फ्यूचर. So one partition is allocated to each active process in the multiprogramming set. The number and the size of the partitions are fixed. जितनी भी नंबर है और पार्टीशन की जो साइज़ है that will be fixed. सपोज़ यदि हम 1 मेगाबाइट मेमोरी का पार्टीशन बनाना चाहें, तो यदि हम हर एक ब्लॉक की साइज़ या हर एक पार्टीशन की साइज़ यदि हम 1 के रखते हैं, तो हमारे पास टोटल 1 के हिसाब से हमारे पास टोटल ब्लॉक बनेंगे 1024 किलोबाइट, और इसी को हम बोलते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1M. राइट. तो यहाँ पे ब्लॉक की साइज़, पार्टीशन की साइज़
सेम है, और कितने पार्टिकल है पार्टीशन है तो 1024, 1024 1024 नंबर ऑफ पार्टीशंस एंड ईच वन हैव द साइज 1024K, हाँ सॉरी 1K। सो एक पार्टीशन में एक एक्टिव प्रोसेस पार्टिसिपेट होगी, एंगेज होगी किसी भी मल्टी प्रोग्रामिंग सेट में, और नंबर एंड द साइज बोथ आर फिक्स्ड। ओके, so there is one special portion, there is one special partition which is known as system partitions, in which the memory resident portion of the operating system is always stored. Of course बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी न किसी एक फिक्स पार्टीशन में हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को लोड करना हो। So there is one special partition, the system portion, in which the memory resident portion of the operating system is always stored. So उसी partitions में किसी एक लोकेशन पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को रिसाइट करना होगा। Okay. Now the techniques for selection of process from input queue is maybe differ. The selection of a process from the input queue, allocating partitioning to it, is an important issue in memory allocation. There are two general techniques for this. First is using a queue for every partition. A process will assign the smallest partition large enough for the process. The technique minimizes the internal fragmentation. And the second way is using a single queue for the process waiting for memory. That is, the next process is selected from the queue and the system assigns the smallest available partition to the process. Okay, so let's write it, how we can assign the memory, or how we can assign the 6 fixed partition to a memory. So we need to use techniques for selecting of process from the input queue. First is using a queue for every partition, or using a single queue for the processes waiting for memory. So there is two different techniques for selecting process. Let's discuss on it. Using a queue for every partition, जितनी भी partitions है उनके लिए केवल एक queue यूज़ करना. Using a single queue for a processes waiting for a memory. यदि हम हर एक पार्टीशन के लिए अलग अलग क्यू यूज़ करते हैं तो हम पहली अप्रोच लगाएंगे. यदि हम हर प्रोसेस के लिए जो वेट कर रही है मेमोरी का, उसके लिए केवल एक ही सिंगल क्यू यूज़ करें. एक कॉमन क्यू हो सकती है और नंबर ऑफ क्यूज़ हो सकती है. राइट, सो यूजिंग अ क्यू फॉर एवरी पार्टीशन, हर पार्टीशन के लिए अलग अलग क्यू हो तो पहली अप्रोच होगी, और सभी पार्टीशन के लिए सिंगल क्यू हो तो दूसरी अप्रोच हो सकती है. राइट, द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम द इनपुट क्यू, एलोकेटिंग पार्टीशन टू इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द मेमोरी एलोकेशन. किसी भी मेमोरी एलोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि हम किसी प्रोसेस को सिलेक्ट कैसे करें मेमोरी एलोकेट करने के लिए. ठीक है, देयर आर टू जनरल अप्रोचेस टेक्निक्स. फर्स्ट इज यूजिंग अ क्यू फॉर एवरी पार्टीशन. इस टेक्निक में क्या होगा, अ प्रोसेस विल बी असाइन द स्मॉलेस्ट पार्टीशन लार्ज इनफ फॉर द प्रोसेस. राइट, इसमें हम सबसे पहले स्कैन करना स्टार्ट करेंगे मेमोरी ब्लॉक को. सबसे पहला लार्ज इनफ ब्लॉक यदि हमें फाइंड आउट होता है तो हम उस लार्ज इनफ ब्लॉक को, मेमोरी ब्लॉक को हम प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे. ओके, यूजिंग अ क्यू फॉर एवरी पार्टीशन, इसका मतलब ये
कि हमें क्यू को यूज़ करना है, मेमोरी पार्टीशन को व्यू करना है। सबसे पहले जो भी लार्ज इनफ ब्लॉक मिलता है क्यू में, उसमें से हमें उस लार्ज इनफ ब्लॉक को असाइन करना है प्रोसेस को, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, अ प्रोसेस विल बी असाइन द स्मॉलेस्ट पार्टीशन लार्ज इनफ फॉर द प्रोसेस। तो हमें केवल वही ब्लॉक जो लार्ज इनफ है किसके लिए, प्रोसेस के लिए, और प्रोसेस की जो भी रिक्वायरमेंट है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सपोज प्रोसेस P1 required 4K, but in the first location we got 10K of memory block, so we can assign it. Right? So 4K will be allocated to process P1, maybe 6K in that case. 6K waste, but no problem. In that case 6K is waste, but there is no problem. We maintain the speed execution. We also want a better utilization, right? Now the second is using a single queue for the processes waiting for the memory. The next process is selected from the queue and the system assign the smallest available partition to the process, right? In that case we are searching for the best appropriate block. Suppose P1 is required 4K, so we scan all the partitions regularly starting from the indexing 0 to n. जितना भी बड़ा हमारे पास इंडेक्स है, जितने भी पार्टीशंस हमने क्रिएट किए हुए हैं, उन सभी पार्टीशन को स्कैन करने के बाद हम उसमें से फाइनल निकालेंगे 4K का ब्लॉक, राइट। सो इसमें मेमोरी लॉस्ट नहीं होना चाहिए, हम इस बात पे ध्यान रखते हैं। इसमें टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, टाइम पर फोकस नहीं होगा, इसमें मेमोरी को प्रिजर्व करने पर फोकस होगा। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेमोरी को प्रिजर्व करने पर फोकस नहीं है, यहाँ पर टाइम कंसर्न है, ठीक है। तो यूजिंग अ सिंगल क्यू फॉर द प्रोसेस वेटिंग फॉर मेमोरी, दैट मीन्स इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोसेस को सबसे छोटा ब्लॉक असाइन करेंगे, स्मॉल इनफ ब्लॉक टू अ रिक्वायर्ड प्रोसेस। सो 4K की रिक्वायरमेंट थी, हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे पार्टीशंस को सर्च करेंगे और उसमें से सबसे छोटा ब्लॉक जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाए, हम उसको उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे या उस पार्टीशन को, उस प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, राइट। Now, in order to achieve the single partitioning techniques, multiple partitioning technique, in the static partition method, we have some limitations. अब क्या क्या limitations हैं? Let's discuss. Limitations of static partitions. First is, as you can see, the wastage of space. Second is increases in availability of space. Third is fragmentation. Okay, so these are limitations. Let's discuss on first, wastage of space. यदि हम स्टैटिक पार्टीशन यूज़ करते हैं, so as you can see कि सभी ब्लॉक 1K के हैं। कोई भी प्रोसेस यदि 1K की साइज़ से कम आती है तो अननेसेसरी हमें 1K ही मिनिमम एलोकेट करना होगा, चाहे प्रोसेस बाइट में क्यों ना हो। 500 बाइट यदि हम एलोकेट करते हैं तो भी हमारे पास 500 बाइट वेस्ट जाएगा। तो हमारे पास 1K की साइज़ के अकॉर्डिंग 1024 ब्लॉक्स हैं, पार्टीशंस हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट मिनिमम 1K होगी।
बट यदि 1K की साइज़ से कम मेमोरी किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में मेमोरी वेस्ट होगा, राइट. So this is called the wastage of space. The main limitation of fixed partition is the fact that the entire partition is allocated to a process even if the process does not use all the memory space of the partition. So यदि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट 500 बाइट है तो हमारे पास 500 बाइट का ब्लॉक नहीं है, राइट. somehow we have to allocate 1K that is entire partition to a single process. So हमारे पास 500 बाइट का जो ब्लॉक होगा मतलब उसमें जो रिमेनिंग स्पेस होगा दैट विल नॉट यूज बाय द अनदर प्रोसेस, और वो जो रिमेनिंग स्पेस है वो कोई दूसरी प्रोसेस के थ्रू यूज़ नहीं होगा, ठीक है. सो अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक पार्टीशन के अंदर. सेकेंड इज इंक्रीज्ड इनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस. इनअवेलेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? अ प्रोसेस larger than a partition cannot be allocated to that particular partition. यदि कोई प्रोसेस पार्टीशन की साइज़ से बड़ी होती है तो हम उससे उस पार्टीशन में एलोकेट नहीं कर सकते. दैट मीन्स यदि प्रोसेस की साइज़ 2K हुई तो हम इस पार्टीशन में उसे एलोकेट नहीं कर सकते. 1K का पार्टीशन हम उसे एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस लार्जर है. द सिंपल प्रिंसिपल इज़ दैट, इस केस में सिंपल प्रिंसिपल ये बनता है पार्टीशन मस्ट बी लार्ज इनफ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन ऑर्डर फॉर द सिस्टम टू एलोकेट दैट पार्टीशन टू द प्रोसेस, राइट. सो जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉक्स की साइज़ लार्ज इनफ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स. सो इससे क्या होगा? इनअवेलेबिलिटी स्पेस की बढ़ती जाएगी. यदि हमारे पास सभी प्रोसेस आ रही हैं और सभी की रिक्वायरमेंट 1K से बड़ी है तो हमारे पास स्पेस होने के बावजूद हम उसे एलोकेट नहीं कर पाते हैं. दिस इज कॉल्ड इंक्रीजेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, राइट. थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन. थर्ड लिमिटेशन इज फ्रेगमेंटेशन. It is an important problem in memory allocation with the fixed partition is fragmentation. The portion of memory allocated but not used. It is very important. Static partition में ये प्रॉब्लम आती है कि मेमोरी होने के बाद भी यदि हम उस मेमोरी को यूज़ ना कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बच जाते हैं किसी भी मेमोरी सेगमेंट में या किसी भी मेमोरी पार्टीशन में जो किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू यूज़ नहीं हो सकते, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. प्रोसेस P1 रिक्वायर्ड 550 byte. We have 1K of block. We assign 1K to process P1. Now we can see and we can also calculate always a wastage of memory. Waste of memory is equal to something 550 something byte, right. Now this wastage of memory or the remaining space will not be allocated to other process, right. Now the remaining space which is 550 byte will not be allocated to another process because it is a single partition and it is a fixed partition. So this is called, that kind of problem occurs in fixed partition, which is known as fragmentation, and especially internal fragmentation, right. There is also external fragmentation.
external fragmentation. So external fragmentation के अकॉर्डिंग प्रोसेस का रिमेनिंग स्पेस बार बार स्वेप इन स्वेप आउट होने के कारण कई सारा छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी में। उन छोटे पार्टीशंस को हम किसी बड़ी मेमोरी के रिक्वायरमेंट में को फुलफिल नहीं कर सकते। ओके let me take example here. External fragmentation like process P1, we have different block like 4K, 10K, 20K, 50K. This is static partition. So at the time of creating a partition we assign a 4 block, each one have the fixed size and the number of blocks is fixed and the size is fixed. Now process P1 comes and demands for 2K. Okay, what we can do, we assign a 4K partition assigned to process P1. Okay, now the diagram will remain like P1 and the wastage of memory is suppose 2K. Now remaining portion is 10K, 20K, 50K. This is the scenario after allocating a process P1, after allocating 4K to a process P1. Now process P2 comes with 5K नीड, 5K की नीड के साथ प्रोसेस P2 कम आती है। अब 5K हम 10K में से दे सकते हैं, तो हम इस तरह से एलोकेट करेंगे P1 इक्वल टू 2K, 10 दैट मीन्स 5K, let's P2 equal to 5K and the waste of memory is equal to 5K. In that way, right? And the 20K and the 50K. This is scenario number 2. Now again process P3 comes with 75K, right? But we cannot assign, हम इस प्रोसेस P3 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ब्लॉक है 20K का और दूसरा ब्लॉक है 50K का। हमारे पास मेमोरी यहाँ पर अवेलेबल है, बट इस मेमोरी को हम इस कंप्लीट प्रोसेस के ब्लॉक का एलोकेट नहीं कर सकते, राइट? हमारे पास 77 किलो बाइट होने के बावजूद हम 75 किलो बाइट की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। सो प्रोसेस होने के बाद भी, मेमोरी होने के बाद भी यदि हम किसी ब्लॉक को एलोकेट नहीं कर पाए, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इसी के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि हम प्रोसेस P1 का जो रिमेनिंग स्पेस है 2K, इसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। So due to external fragmentation we cannot assign 75K to process P3. Now we can solve this
problem using compaction technique. So once compaction is applied on all the partitions, इसका इफेक्ट क्या होगा यदि हम कॉम्पैक्शन टेक्निक सभी पार्टीशन पर अप्लाई कर दें. द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन इज all the remaining space will merge together and all the process comes together. सभी प्रोसेसेस एक साथ आती है, come together एक साथ आएगी, सभी प्रोसेस एक साथ होगी और बाकी रिमेनिंग स्पेस एक साथ मर्ज हो जाएगा. सो आफ्टर अप्लाइंग द कॉम्पैक्शन टेक्निक्स, after applying the compaction techniques, what we have 77 kilobyte. Now we are free to allocate 75K to process P3. I hope you getting my point. कॉम्पैक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल मेमोरी हो जाएगी 70 से. एज यू कैन सी हियर 50 plus 20 plus 5 plus 2, that is 77, and 77 is larger enough for P3. This is, now we can assign the 75K to process P3 and still we have 2K remaining. We can assign 2K to another process, right? Now in the next lecture we will discuss on some placement algorithms. Thank you.